नमस्ते प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की, जिसे एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 कहा जाता है। इसे हिंदी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी कहते हैं। ये कानून एससी एसटी के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये कानून क्या है, ये कब और क्यों बना, इसे बनाने वाली सरकार कौन थी, इसके लागू होने पे क्या विवाद हुए, और सबसे जरूरी, क्या ये कानून वाकई में एससी एसटी समुदायों को फायदा पहुंचा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस कानून की पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट है क्या। ये एक ऐसा कानून है जो भारत में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव, हिंसा और अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे पीओए एक्ट या एट्रोसिटीज अत्याचार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून का मकसद है कि दलित और आदिवासी समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से होने वाली हिंसा और अपमान से बचाया जाए। इस कानून के तहत कई तरह के अपराधों को अत्याचार माना जाता है, जैसे कि एससी एसटी लोगों के खिलाफ शारीरिक हिंसा जैसे मारपीट या हत्या, सामाजिक भेदभाव जैसे मंदिरों या सार्वजनिक जगहों पे प्रवेश न देना, यौन उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार या अपमानजनक व्यवहार, जमीन या संपत्ति से संबंधित विवादों में हिंसा। ये कानून न सिर्फ अपराध को रोकता है, बल्कि पीड़ितों को तुरंत राहत, पुनर्वास और कानूनी मदद देने की भी व्यवस्था करता है। अब सवाल ये है कि ये कानून कब बना और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में सदियों से दलित और आदिवासी समुदायों के साथ भेदभाव और हिंसा होती रही है। आजादी के बाद भी ये समस्याएं खत्म नहीं हुई है। 1950 और 1960 के दशक में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने देश को झकझोर दिया था, जैसे कि 1957 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम दंगे, जहां दलित नेता इमैनुअल शेखरन की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी। 1968 में तमिलनाडु के कील बेनमनी नरसंहार, जिसमें 42 दलितों को जिंदा जला दिया गया। 1969 में आंध्र प्रदेश के कंची कचरला में दलित युवक की हत्या कर दी गई। 1978 में आंध्र प्रदेश के इद्र वैली में आदिवासियों पर पुलिस की गोलीबारी हुई। इस घटनाओं ने दिखाया कि मौजूदा कानून जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और इंडियन पैनल कोड इन अत्याचारों को रोकने में नाकाम थे। दलित और आदिवासी सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। 1974 से सरकार ने दलितों के खिलाफ अत्याचार की निगरानी शुरू की और 1981 से आदिवासियों के लिए भी ऐसा ही किया गया। इन सब के बाद 1989 में संसद ने एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को पारित किया। यह कानून 11 सितंबर 1989 को बनाया गया और 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। इसे राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने पेश किया था और बाद में बीपी सिंह की सरकार के समय इसे लागू किया गया। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि क्यों जरूरी था ये कानून। क्योंकि दलित और आदिवासी समाज को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर रखा गया था। उन्हें मंदिरों, कुओं, स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पे प्रवेश से रोका जाता था। उनकी जमीनें छीनी जाती थी और उनके खिलाफ हिंसा आम बात थी। इस कानून का मकसद था कि इन समुदायों को बराबरी का हक मिले और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को सख्त सजा दी जाए। अब बात करते हैं कि ये कानून कैसे काम करता है। देखिए, एससी एसटी अत्याचार कानून में कई सख्त प्रावधान हैं। इस कानून के तहत मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई गई है ताकि जल्दी फैसले हो सके। इस कानून के तहत आरोपियों को आसानी से अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। मामले की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को करनी होती है। जांच 30 दिनों में पूरी करनी होती है। हर राज्य में एक विशेष सेल बनाई गई है जो इस कानून के तहत मामले की निगरानी करती है। पीड़ितों को तुरंत आर्थिक मदद, पुनर्वास और कानूनी सहायता दी जाती है। दोषी पाए जाने पे आरोपी को 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक सजा हो सकती है। इसके अलावा हर जिले में जिला निगरानी समिति डीवीएमसी और राज्य में राज्य निगरानी समिति एसवीएमसी बनाई गई है जो इस कानून के लागू होने की निगरानी करती है।
हर साल 31 मार्च तक केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन क्या ये कानून वाकई में लागू हो पा रहे हैं? जब ये कानून लागू हुआ तो इसे लेकर कई सवाल और विवाद उठे। कुछ लोगों ने इसे जरूरी बताया तो कुछ ने इसे दुरुपयोग का हथियार कहा। कुछ लोगों का मानना था कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन मामले में कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल ब्लैकमेल या बदला लेने के लिए हो रहा है। कोर्ट ने तब अग्रिम जमानत की अनुमति दी और बिना जांच की गिरफ्तारी पे रोक लगा दी। इस फैसले के बाद दलित और आदिवासी संगठनों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए। उनका कहना था कि यह फैसला कानून को कमजोर करेगा। इन विरोधों में कई जगह हिंसा हुई और कुछ लोगों की जान भी गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए 2018 में संशोधन किया। इसमें अग्रिम जमानत की सुविधा हटा दी गई और बिना पूर्व अनुमति के गिरफ्तारी की इजाजत दी गई। कुछ हाई कोर्ट ने कहा कि अगर अपराध में जातिगत भेदभाव, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन का इरादा साबित न हो तो ये कानून लागू नहीं होगा। जैसे केरल हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि बलात्कार का अपराध अगर सिर्फ जाति की वजह से नहीं हुआ तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। कई राज्यों में विशेष अदालतों में जजों और संसाधनों की कमी है। इसके अलावा पुलिस पर भी जातिगत भेदभाव के आरोप लगे हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी होती है। इन विवादों ने इस कानून को बार बार सुर्खियों में ला दिया है। कुछ लोग इसे दलितों और आदिवासियों के लिए ब्रह्मास्त्र मानते हैं तो कुछ इसे दुरुपयोग का हथियार कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कानून से SC/ST समुदाय को फायदा हुआ है? तो इस कानून ने दलित और आदिवासी समुदायों को अपनी आवाज उठाने का हौसला दिया है। भीम आर्मी जैसे संगठन और जिग्नेश मेवाणी जैसे युवा नेता इस कानून को हथियार बनाकर अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीड़ितों को आर्थिक मदद, कानूनी सहायता और पुनर्वास की सुविधा मिली है। कई मामलों में दोषियों को सजा भी हुई है। कई SC/ST लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। कानून के बावजूद सामाजिक भेदभाव और छुआछूत अभी भी जारी है। कुल मिलाकर ये कानून दलित और आदिवासी समुदायों के लिए एक मजबूत ढाल है, लेकिन इसकी असली सफलता इसके सख्ती से लागू होने पर निर्भर करती है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर अपमान या धमकी SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं मानी जाएगी, जब तक कि यह साबित न हो कि अपराध जाति के आधार पर हुआ है। सिर्फ 2022 में SC के खिलाफ 51,656 और ST के खिलाफ 9,735 मामले दर्ज हुए थे। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में थे। सरकार ने 14566 नंबर पे एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है ताकि पीड़ित आसानी से शिकायत दर्ज कर सके। तो दोस्तों, ये थी SC/ST अत्याचार कानून की पूरी कहानी। ये कानून दलित और आदिवासी समुदायों के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए समाज, सरकार और हम सभी को मिलकर काम करना होगा। आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई में बदलाव ला रहा है समाज में? इन सभी चीजों पे आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।